बहुत ही खास मेहमान आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ अमृत लुगुन जी हैं जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और साथ ही साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार है, विशेषज्ञ हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत स्वर्ण सिंह मैं आपसे करना चाहूंगा। आपकी नजर में ब्रिक्स समिट में जबकि प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचे हुए हैं, तमाम विषयों पे हम लगातार पिछले 1 घंटे से बातचीत कर रहे हैं। ब्रिक्स सम्मेलन की प्रासंगिकता आज की तारीख में, चूंकि 2009 में जब इसकी स्थापना हुई, इसके तमाम सदस्य देश बने, 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें ज्वाइन कराया गया, अब से लेकर ये 15वां शिखर सम्मेलन है। आपकी नजर में आज की तारीख में 2023 में और इस जियो पॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक्स की स्थिति में इस ब्रिक्स की प्रासंगिकता, रिलेवेंस आप कितना देखते हैं? धन्यवाद। इसकी प्रासंगिकता को समझने के लिए क्या उद्देश्य रहे हैं ब्रिक्स देशों के, उसको देखना जरूरी हो जाता है। जी। ब्रिक्स की शुरुआत और स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी कि क्योंकि ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाए गए थे, तो उन पर पूरी तरह से पश्चिमी देशों का, अमेरिका का और कुछ यूरोपीय देशों का पूरा काबू था उनका। और हालात पिछले 70 वर्षों में बदल चुके थे। जैसे हम एशिया प्रशांत की बात करते हैं या हिंद प्रशांत की बात करते हैं, इन देशों में जो बदलाव आया, कई नए देश उभर कर सामने आए। आज हम भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे वाला देश मानते हैं। तो वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों पर निर्णय करते थे, वो शायद ये नए जो विकसित देश थे, जिनको इमर्जिंग इकोनॉमीज हम कहते हैं, उनको पूरी तरह से अपने साथ लेकर नहीं चल पा रहे थे। इसीलिए ब्रिक्स संगठन इसी उद्देश्य से बना कि जो दूसरे कम विकसित हैं, जब विकासशील देश हैं, उनको भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निर्णयों पर अपना सोच सामने रखने की, अपना योगदान देने की एक उम्मीद होनी चाहिए और कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म उनके लिए होना चाहिए। जी। इसीलिए मुझे लगता है कि इस 21वीं शताब्दी में ये ब्रिक्स संगठन जो है, जो ग्रुपिंग है इनका, जो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी छोटी सी बात जोड़ दूं इसमें ये कि 19वीं शताब्दी में आप देखें कि मिलिट्री अलायंसेस से बड़ी ताकतें दुनिया पर अपना काबू करके एक तरह से स्थिरता बनाए रखते थे, जो सुरक्षा की कोशिश करते थे। 20वीं शताब्दी में 2 महायुद्ध हुए। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए, जिनमें एक सचिवालय होता था, उनका एक संविधान होता था, सदस्य होते थे। 21वीं शताब्दी में आज हम प्लूरिलैटरलिज्म की बात करते हैं, जो संगठन थोड़े से लचीले हैं। और ब्रिक्स सम्मेलन उसी तरह का एक संगठन है जो आपस में कंसेंसस बनाकर बात करता है, कोशिश करता है कि जो इस समय की जरूरत है उस तरह के निर्णय लिए जाएं। जैसे उन्होंने, आप देखें, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया 2014 में, फिर एक कंटिजेंसी रिजर्व पूल बनाया 2016 में। आप देखें कई देश जो इससे जुड़ना चाह रहे हैं, जिसकी हम बात बार बार सुन रहे हैं कि 43 यानी 43 देश आज चाहते हैं कि वो ब्रिक्स के साथ जुड़े। उनमें से 23 देश औपचारिक रूप से प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, जो आज शिखर सम्मेलन में और कल शिखर सम्मेलन में जिस पर बातचीत होगी। तो इतने देशों का जुड़ना, ब्रिक्स का जो उद्देश्य है कि सभी विकासशील और कम विकसित देशों को भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात आगे रखने का, ये उसी का एक तरह से मान्यता है, उसी को स्वीकार करता है कि वो उद्देश्य आज 21वीं शताब्दी में बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए ब्रिक्स देशों की जो आपस में बातचीत होगी, वो तो आने वाले 2-4-3 दिनों में पता चलेगा, पर जो उत्साह है देशों का ब्रिक्स के साथ जुड़ने का, वो अपने आप में इसके उद्देश्य को एक तरह से मान्यता देता नजर आता है। अमृत, एम्बेसडर अमृत, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, मेरा सवाल ये कि जब हम इंट्रा ब्रिक्स की बात कर रहे हैं या फिर हम एक ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक रिजर्व करेंसी की बात कर रहे हैं, डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन है? क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि संभव इसलिए हो पाएगा क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि अभी बीते दिनों ही हमारा जो ट्रेड हुआ है वो लोकल करेंसी रूपी में हुआ है। तो ऐसे में चाहे वो रूबल की बात हो या फिर चीन का जो युआन है उसकी बात हो, एक कॉमन करेंसी होने से जो डिपेंडेंसी हमारी डॉलर पे है, हम उससे मुक्त हो जाएंगे, हमारी एक अपनी रिजर्व करेंसी होगी, हम उस पर ट्रेड और बिजनेस कर पाएंगे। कहां तक ये संभव है कि ब्रिक्स देश लोकल करेंसीज का जो इस्तेमाल है उसको बढ़ा पाएंगे,
या भविष्य में कभी एक ब्रिक्स की अपनी करेंसी भी जारी कर पाएंगे? इससे पहले दो चीजें कहना जरूरी है। जी पहले तो ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि विश्व में बहुत से देशों को, खासकर यूक्रेन युद्ध के दौरान जिस तरह से आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया रूस के ऊपर या उनको स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाला गया, जिसको आज हम वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर की परिभाषा देते हैं, बिल्कुल। तो इस सब के चलते डॉलर की जो एक तरह से ख्याति थी या डॉलर को जो विश्वास था विश्व में, वो घटी है, उस पर थोड़ी चोट जरूर आई है। जी आप देखो कि जो फॉरेन करेंसी में जो नेशनल रिजर्व्स रखते हैं देश, उसमें करीब 78% से कम होकर आज बात हो रही है 57% जो डॉलर की हिस्सा रह गया है। हाँ, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें भी थोड़ी कमी आई है, पर थोड़ी कम कमी आई। तो डॉलर में थोड़ी सी ये नाराजगी जाहिर हुई है विश्व स्तर पर। और इस हालात में यदि कोई भी देश मिलकर अल्टरनेटिव या अलग करेंसी भविष्य में कभी भी जारी कर सकते हैं, तो वो ब्रिक्स से ज्यादा संभव कोई दूसरा ऐसा ग्रुप नहीं लगता है कि जो ये कर पाए। अब रही बात कि क्या ये संभव है और कब ये संभव है कि ब्रिक्स उस दिशा में कैसे अपना जो कार्यक्रम में बढ़ाएगा। पहला कदम ब्रिक्स देश उसमें ये ले रहे हैं कि कम से कम उनके आपस में द्विपक्षीय बायलैटरल व्यापार जो है उसमें वो लोकल करेंसीज को बढ़ावा दें। हालांकि वो बहुत कम है अभी उसका हिस्सा, पर उसको बढ़ाने पर सहमति है। हम ये नहीं कहते कि इंटर ब्रिक्स मतलब सारे ब्रिक्स देशों के आपस में लोकल करेंसीज में होना शुरू हो गया है, अभी ये द्विपक्षीय व्यापार की बात हो रही है। फिर उसको बढ़ाने के बाद सोचा जाएगा कि क्या भविष्य में कभी ब्रिक्स देश अपनी एक कॉमन करेंसी भी जारी कर सकते हैं, या एक ये पेमेंट का जो सिस्टम स्विफ्ट जैसे है उस तरह का सिस्टम तैयार कर सकते हैं। उसमें मुझे लगता है समय लगेगा, और खासकर इसलिए समय क्यों लगेगा कि पूरी तरह से आपसी सहमति से, कंसेंसस से सारे निर्णय लेता है ब्रिक्स। और यदि आज ब्रिक्स की सदस्यता को बढ़ाने की बात हो रही है, तो आने वाले वर्षों में और भी कई देश उसमें जुड़ेंगे जिनकी सहमति जरूरी होगी कि किस तरह से एक कॉमन करेंसी जारी की जाए। यूरो का एक उदाहरण दे सकते हैं। यूरोपीय देशों ने यूरो जारी किया था और आज भी यूरो है, पर वो भी देखेंगे कि डॉलर को हटा नहीं पाया है, वो उसको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाया है। तो कम से कम शुरुआत तो कर सकते हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, कम से कम शुरुआत तो कर सकते हैं। चैलेंजेस हैं, आपने कहा कि यूरो हमारे सामने है, फिर भी डॉलर बना हुआ है, लेकिन ब्रिक्स करेंसी के तौर पर एक शुरुआत तो कर सकते हैं। और जो जानकारी हमें मिल पा रही है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर ब्रिक्स करेंसी कोई कॉमन करेंसी आती है, दैट विल बी बैक्ड बाय गोल्ड, सोने के जो रिजर्व्स हैं उसके थ्रू हम उसको बैक कर सकेंगे। क्या लगता है कि अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो ये कितना मजबूत कदम होगा? आज देखिए, सबसे बड़ी चिंता जो ये है काफी देशों को कि ब्रिक्स के अंदर ही आप देखें कि चीन की जो जीडीपी है आज वो बाकी के ब्रिक्स देशों को मिलाकर उससे 3 गुना है, 3 गुना से भी ज्यादा है। बिल्कुल। तो आपस में थोड़ी चिंता या शंका ये बनी रहती है कि क्या चीन ये कॉमन करेंसी को एक तरह से अपने युआन को आगे बढ़ाने की कोशिश तो नहीं करेगा। तो आज जो चिंता है वो ये कि ब्रिक्स करेंसीज जो अभी देशों की हैं उनको उनके ऊपर विश्वास कितना है पूरे विश्व में। क्या डॉलर के जैसे विश्वास है? आज नहीं है, भविष्य में हो सकता है। ठीक उसके साथ साथ इन करेंसीज की जो कन्वर्टेबिलिटी है डॉलर के साथ, वो बहुत ही ऊपर नीचे, उसमें वॉलेटिलिटी बहुत रहती है। तो आज विश्व का विश्वास कितना है इनकी लोकल करेंसीज पर, वो बहुत जरूरी है समझना। क्योंकि जब तक विश्व का विश्वास इनकी लोकल करेंसीज पर पहले सुदृढ़ नहीं होता, बढ़ता नहीं है जी, उससे पहले सोचना कि ब्रिक्स कॉमन करेंसी अपनी जारी कर लेगा, उस पर आपसी सहमति के अंदरूनी कैसे बनेगी और बाहर से विश्वास कैसे मिलेगा, वो चुनौतियां बनी रहेंगी। मुझे लगता है कि ये शुरुआत ब्रिक्स कर सकता है, बिल्कुल शुरू कर सकता है। और कोई भी यदि ग्रुपिंग इस तरह की शुरुआत कर सकता है तो ब्रिक्स की उसमें सबसे मुझे लगता है शक्तिशाली या अच्छा ब्रिक्स ग्रुप है जो इस तरह की शुरुआत कर सकता है। पर उसको पूरी तरह से विश्व में एक अल्टरनेटिव करेंसी जारी करने में और उसको विश्वास जीतने में मुझे लगता है कम से कम 1 या हो सकता है 2 दशक भी लग सकते हैं।
जी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, जो बात आप कह रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि भारत का जो हालिया बयान है वो नेशनल करेंसी में यानी रुपए में व्यापार को आगे बढ़ाने को लेकर फोकस नजर आता है, लेकिन क्या कुछ तय होगा ये निश्चित तौर से हमको 2-1 दिन का इंतजार करना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसलिए तो कहा जा रहा है कि हमें इसके पैरेलल में अपना एक कॉमन करेंसी लाने की जरूरत है, डी डॉलराइजेशन की जरूरत है। बहुत से लोग, बहुत से कंट्रीज इसको बात भी कह रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, मेरा सवाल ये कि इसी तरह से कॉमन करेंसी के साथ साथ एक कॉमन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की भी बात की जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि इधर S&P है, स्टैंडर्ड एंड पुअर है, मूडीज है। इसके मुकाबले में ब्रिक्स कंट्रीज को भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाने की जरूरत है अगर कॉमन करेंसी बन जाती है उसके बाद। करीब 2 या 3 साल हो गए हैं इस बात को शुरू हुए कि ब्रिक्स देश अपनी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी बनाना चाहते हैं, और ये बात भी यूक्रेन युद्ध के चलते तेजी से जोर पकड़ रही है। क्योंकि अब देखिए, फिट्च ने अभी हमारे जो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी रेटिंग भी AA+ से कम करके AA कर दी है। वो इसलिए सैंक्शंस है रूस के ऊपर, और रूस एक हिस्सा है ब्रिक्स देशों का। तो ये जो चाहे वो उनकी स्विफ्ट सिस्टम हो या क्रेडिट रेटिंग तरीके हो, वो आज ये शायद कंपेल करते हैं ब्रिक्स देशों को कि अपना एक अलग से ढांचा इस तरह का बनाए और इस तरह की एजेंसी अलग से बनाए। कल ही शायद एक बयान आया है, तिलिमा रोसेफ जो पूर्व राष्ट्रपति हैं ब्राजील की, अभी वो न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि व्यापार के साथ साथ निवेश भी लोकल करेंसीज में होना चाहिए, और वो इसी अक्टूबर में एक भारतीय रुपये का बॉन्ड जारी करने जा रहे हैं, जिससे वो मनी रेज करके फिर वो लोकल करेंसीज में निवेश भी करना शुरू करेंगे। तो बहुत सी ऐसी इनोवेटिव तरीके हैं जिससे ब्रिक्स देश, उनके जो एजेंसीज है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, वो लोकल करेंसीज को ज्यादा से ज्यादा आपसी व्यापार में, आपसी निवेश में बढ़ाने की एक तरह से ताकत में लगा हुआ है। और यहाँ उनको लगता है कि इस तरह से लोकल करेंसीज, नेशनल करेंसीज का इस्तेमाल हो सकता है, वो अपने आप में डी डॉलराइजेशन ही है एक तरह से। जी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, एक महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि वक्त थोड़ा सा सीमित बचा है और कुछ और विषयों को भी लें, अगर हम आर्थिक और ये इस प्रकार के मसलों से आगे बढ़ के बात करें तो वैश्विक शांति को लेकर भी, आतंकवाद जैसे मसलों को लेकर भी कहा जाए, जो बड़े चैलेंजेस हैं उनको भी एड्रेस करने पर भी कहीं ना कहीं बातचीत मंथन ब्रिक्स के इस मंच से हो सकता है। क्या कुछ अपेक्षा हम कर सकते हैं इस प्रकार के ज्वलंत मुद्दों पर? कैसी हम एक साझा समझ की उम्मीद रख सकते हैं इस प्रकार के मंथन से? किस तरह से आप देखते हैं इसको? हालांकि ब्रिक्स देशों की शुरुआत तो इमर्जिंग इकोनॉमीज के नजरिए से हुई थी, पर पिछले 10 सालों में आप देखें कि उसका जिस तरह से प्रभाव बढ़ा है विश्व में, तो और भी कई मुद्दों को उन्होंने अपने संज्ञान में लिया है और उस पर टिप्पणी करते हैं। भारत के नजरिए से मुझे लगता है इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद से किस तरह से लड़ना है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बहुराष्ट्रीय संगठन है उनमें किस तरह से बदलाव लाने की जरूरत है, खासकर जो वित्तीय संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनमें किस तरह से बदलाव और रिफॉर्मेशन की जरूरत है, इस पर जोर होगा। भारत के प्रधानमंत्री जब भी विदेश यात्राओं में जाते हैं तो उनके लिए आतंकवाद से लड़ने का मुद्दा हमेशा एक बहुत ही खास मुद्दा रहता है, उस पर हमेशा वो बात करते हैं। और मुझे लगता है कि ब्रिक्स सम्मेलन में भी इस तरह से इस बार कुछ आतंकवाद की चिंता जो है वो जाहिर होगी। और छोटी सी बात उसमें जोड़ दूंगा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले दर्जनों इस तरह की बैठकें होती हैं 5 देशों के, जो चाहे वो विश्वविद्यालय के लोग हों, थिंक टैंक्स के लोग हों, व्यापारी हों, वैज्ञानिक हों, यूथ हो, एडवाइस सलाहकार हों, अफसरशाह हों, मंत्री हों, और फिर शिखर सम्मेलन होता है। तो अलग अलग स्तर पर जो जुड़ने की कोशिश है ब्रिक्स देशों की, मुझे लगता है वो अपने आप में एक अलग उदाहरण खड़ी करती है, और उससे उम्मीद होती है कि जो निर्णय शिखर सम्मेलन में लिए जाएंगे उनको जमीन पर उतारना आसान होगा। इसलिए जो बड़े मुद्दे हैं आतंकवाद को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बदलाव लाने की जरूरत को लेकर, सदस्यता बढ़ाने को लेकर, एक तरह से नई करेंसी शुरू करने की बात हो, तो सभी मुद्दों पर सहमति जिस तरह से बढ़ेगी उसको उतारना भी आसान होगा। बिल्कुल, हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी